हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑकुलर ट्रॉमा। ऑकुलर ट्रॉमा होता क्या है? जैसे आँख में किसी तरह चोट लग जाए या कोई केमिकल पड़ जाए जिसके कारण हमारा आई में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं ऑकुलर ट्रॉमा। ठीक है। इसका मेनली सबसे पहला जो है वो होता है मैकेनिकल ट्रॉमा। अभी मैकेनिकल ट्रॉमा होता क्या है? मैकेनिकल ट्रॉमा मतलब कि कोई चीज़ से चोट लगने के कारण जो हमारे आई में प्रॉब्लम होता है। तो इसका अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो मेनली ये हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर आई बॉल को कंप्रेस करता है, जिसके कारण जो इक्वेटेरियर एक्सपेंशन होता है ना आई बॉल का, वो प्रभावित होता है। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले हमारे आई में क्या आता है? तो सबसे पहले ऑर्बिट, उसके बाद क्या होता है स्क्लेरा, उसके ऊपर क्या होता है कॉर्निया। ठीक है। तो ये बता रही हूँ एंटीरियर से पोस्टीरियर स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, जिसमें मेनली क्या होता है कंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था ऑर्बिट, फिर स्क्लेरा, फिर कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या आता है एंटीरियर चैम्बर, ये जो आगे वाला पार्ट है ये एंटीरियर चैम्बर। उसके बाद आएगा आइरिस। ठीक है। एंटीरियर चैम्बर के बाद आइरिस आते हैं। आइरिस के बाद क्या आएगा सीरियली बॉडी। ठीक है। सीरियली बॉडी के बाद क्या आता है कोरोइड। यहाँ तक समझ में आ गया। कोरोइड के बाद क्या आता है हमारा लेंस। लेंस के बाद क्या आता है तो आपको पिक्चर दिख रहा है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर के बाद क्या होता है रेटिना। रेटिना के बाद क्या होता है सबसे लास्ट में, इस तरह से ये हमारा ऑप्टिक डिस्क बन गया। तो इस तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें मेनली क्या हो जाता है कॉम्प्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा तो सब कंजक्टिवल हेमरेज। मैकेनिकल ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा सब कंजक्टिवल हेमरेज। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली आपको विजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी पेन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कंजक्टिवा के नीचे हेमरेज हो जाएगा। ठीक है। नाम ही लिख रहा है सब कंजक्टिवा हेमरेज। ये अपने आप 10 से 15 दिन में सही हो जाता है। ठीक है। अगर जो कंजक्टिवा हेमरेज है उसको दो चीज़ें उसके जगह पे हो सकता है, मन नहीं होता निमोनिक्स उसके जगह पे, वो उसको कहते हैं कंजक्टिवल लेसरेशन। कंजक्टिवल लेसरेशन ऐसा लगता है जैसे कि सब कंजक्टिवा हेमरेज ही हैं। दूसरा स्क्लेरा लैप्चर। जब स्क्लेरा लैप्चर होता है तो भी ऐसा ही फील होता है कि जैसे कि वो सब कंजक्टिवल हेमरेज ही हैं। दूसरा जो मैकेनिकल इंजरी में देखने को मिलेगा वो है ब्लो ऑथ फ्रैक्चर। क्या ब्लो ऑथ फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट। इसमें मेनली क्या होता है ना ऑर्बिट के ऐसे तो आपको पता है, मान लीजिए कि हमारा ये ऑर्बिट है, ये ऊपर वाला सुपीरियर वॉल, मीडियर वॉल, इंफीरियर वॉल और ये लेटरल वॉल होता है। ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा वॉल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है तो वो है हमारा इंफीरियर वॉल। ऐसा क्यों? तो जो इंफीरियर वॉल है ना, सबसे पहले मीडियल वॉल की बात करते हैं, तो ये सबसे पतला होता है, याद रखिएगा। मीडियल वॉल सबसे थिन होता है, फिर भी ये जल्दी और कोई भी फ्रैक्चर इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्टेड होता है। यहाँ पर जो इथमॉइड साइनस है ना, जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का होता है, उससे इसको सपोर्ट मिलते रहता है। मेनली जो इन्फीरियर वॉल है उसको सपोर्ट मिलता है मैक्सिलरी साइनस से, लेकिन मैक्सिलरी साइनस क्या है ज़्यादा हॉलो है, जिसके कारण ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता। वहीं पर यहाँ पर कौन सा साइनस था इथमॉइड साइनस था, जिसमें क्या था हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था, जिसके कारण इसको क्या मिल रहा था सपोर्ट मिल रहा था। ऊपर में तो फॉरहेड और इधर क्या है इधर लेटरल साइड है, तो लेटरल साइड भी हमारा टेम्पोरल पार्ट आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होता है ये ब्लो ऑथ फ्रैक्चर में हमारा इन्फीरियर पार्ट। ठीक है। अगर मान लीजिए
कि इन्फीरियर रेक्टस अगर इन्फीरियर वॉल में हुआ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें मेनली फीचर्स में आपको इनोथैलेमस देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, डिप्लोपिया, और क्या देखने को मिलेगा, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एनेस्थेसिया। अब ये सब है क्या, तो चलिए पिक्चर देख के बात। सबसे पहले क्या बोले थे, इनोप्थेलमोस। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा आईबॉल है ना वो पीछे की ओर मूव कर जाता है। यहाँ पे पिक्चर देखिए, आईबॉल क्या हुआ है, पीछे की ओर मूव कर गया है। इनोप्थेलमोस क्या होता है, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल। ठीक है, और ये मेनली होता क्यों है, ड्यू टू चेंजेज इन द वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट। अब डिप्लोपिया दूसरा बताया था, डिप्लोपिया में क्या होता है, तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट की तरह फील होगा। जैसे कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो आपको डबल वाला फीलिंग आएगी। ठीक है, अब इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक करते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं। कहाँ पर, द एरिया बिटवीन लोअर आईलिड ऑन अपर आईलिड, जहाँ पे मेनली जिसको कहा जाता है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अगला है उसको क्या कहेंगे, अगला है जो है हमारा, अब इसमें और भी क्या हो सकता है, तो ऑकुलो कार्डिक रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। अब ये ऑकुलो कार्डिक रिफ्लेक्स क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम यही क्या है, एचनर फिनोमिना भी है, या एसनर रिफ्लेक्स या एसनल डैग्निनी रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें मेनली जो हमारा पल्स रेट है ना वो घट जाता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, ट्रैक्शन जो अप्लाइड होता है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल पे, और वो भी क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण आई बॉल में कंप्रेशन हो जाती है। ये मेनली इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो तीन चीज़ देखने को मिलेगा। एक है ब्रेडिकार्डिया, दूसरा नौसिया, और तीसरा वोमिटिंग। याद रखिएगा, ओकुलो कार्डिक रिफ्लेक्स में तीन चीज़ें देखने को मिलती है, ब्रेडिकार्डिया, नौसिया और वोमिटिंग, और ये मेनली बच्चों में देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है, इसका अगर पाथवे देखें तो सबसे पहले जो स्ट्रेथ रिसेप्टर है जो प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल में, वो क्या करेगा, वो साउथ और लॉन्ग सीरियली नर्व से मैसेज भेजेगा। अब ये सीरियली नर्व है वो मर्ज करता है ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व से और जाता है गैस्ट्रियन गैंग्लियन में। गैस्ट्रियन गैंग्लियन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल एंड वेगस में। वहाँ से इफरेंट वेगस फाइबर आएगा जो पैरासिम्पैथेटिक टोन को बढ़ाता है, जिसके कारण ब्रेडिकार्डिया होती है। तो ओकुलो कार्डिक रिफ्लेक्स आप समझ गए। अगला जो टर्म पढ़ना है उसका नाम है स्क्लेरल रप्चर। अब ये स्क्लेरल रप्चर क्या होता है, ये सबसे डेंजरस होता है। इसमें जो विजन ऑफ लॉस है ना तुरंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा इंट्रा ओकुलर प्रेशर इसमें बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और ये मेनली कब देखने को मिलेगा, तो जो हमारा ट्रॉमा, जो मैकेनिकल ट्रॉमा हुआ है वो किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हो गया हो। ब्लंट ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब है, देखिए जो इस तरह नुकीला होगा ना उसको शार्प ऑब्जेक्ट कहेंगे। ब्लंट ऑब्जेक्ट इस तरह नुकीला नहीं होता, इससे चोट तो लगता है, अंदरूनी चोट लगता है लेकिन खून नहीं आती है। इसमें मेनली काउंटर कॉप इंजरी देखने को मिलता है। काउंटर कॉप इंजरी क्या होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, मतलब यहाँ पर चोट लगा है तो ये पार्ट इफेक्ट ना होकर इसका जो अपोजिट पार्ट है ना वहाँ पर असर करेगा। इसी को कहते हैं काउंटर कॉप इंजरी। ये इंजरी मेनली ऑकर होता है मोटर व्हीकल में, जो रोल ओवर एक्सीडेंट या मोटरसाइकिल क्रैशेज में देखने को मिलता है। और इसमें बहुत दिन तक नहीं पता चलता है, क्योंकि ऐसा लगता है अरे मेरा तो इस पार्ट में चोट लगा है, लेकिन वो अफेक्ट करता है अपोजिट पार्ट को। इसी को कहते हैं काउंटर कॉप इंजरी। ठीक है, ये मेनली इनसाइड आउट मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉमा कहलाता है। और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो टिश्यू एक्सट्रूशन ऑकर होता है। पिकिंग ऑफ पीपल देखने को मिलेगा। पिकिंग ऑफ पीपल मेनली क्या है,
तो पिकिंग ऑफ पिपल का पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारा जो पुपिल है वो ऊपर की ओर हो गया। ये मेनली आपको स्क्लेरा के रैप्चर में देखने को मिलेगा। स्क्लेरा रैप्चर में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, पिकिंग ऑफ पिपल। ठीक है, देखिए इसमें पिक द पिपल है, यहाँ पे इधर हो चुका है, तो इस मेनली देखने को मिलता है आइरिस प्रोलैप्स में। इरिडोडायलिसिस डी बन जाता है, ये देखने को आपको मिलेगा इरिडोडायलिसिस में, जब पिपुल का शेप कैसा हो जाता है, डी शेप का हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको अगर चेक करना है तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है सीडर टेस्ट। इस टेस्ट में पेशेंट को कहा मेनली कौन सा साइट ज़्यादा रप्चर किया है ये पता चलता है। जैसे क्या करेंगे इसमें, तो टीयर फिल्म के द्वारा। अब टीयर फिल्म क्या होता है आपको पता है, सबसे ऊपर वाला लेयर, सबसे नीचे ये स्क्लेरा है, ये कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया के इधर कंजक्टिवा होता है, कंजक्टिवा के ऊपर टीयर फिल्म होता है। टीयर फिल्म के थ्रू हम क्या देंगे, फ्लोरेसेंस डाई देंगे, जो मेनली रहेगा कोबाल्ट ब्लू इल्यूमिनेशन का। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो लीकेज है वो एक्वस ह्यूमर में हुआ है कि नहीं है। तो जब हम इंस्टॉल करेंगे इसको तो ये पॉजिटिव है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसमें फ्लोरोसेंस डाइल्यूट हो जाता है एक्वस ह्यूमर में, जिसके कारण फ्लोरोसेंस कैसा कलर देता है, तो ब्राइट ग्रीन देता है। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हमारा लीकेज हो रहा है एक्वस ह्यूमर का। अब जो टर्म पढ़ रहे हैं उसका नाम है कॉर्नियल परफोरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसके पहले सबसे पहले हमने पढ़ा मैकेनिकल ट्रॉमा में सब कंजक्टिवल हेमरेज, दूसरा पढ़ा ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट, तीसरा पढ़ा स्क्लेरल रप्चर, अब ये चौथा पढ़ रहे हैं कॉर्नियल परफोरेशन। ये मेनली ड्यू टू होता है मेटेलिक इंजरी, किसी मेटल ये सबसे चोट लग जाता है जिसके कारण होता है। अगर मान लीजिए कि हमारा अभी क्या है, कॉर्निया हेल्दी है, तो हम तुरंत उसको सुचरिंग कर देते हैं हेल्दी आइरिस को रिपोजिशन करके। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा क्या कौन सा टर्म है, हाइफेमा। अब हाइफेमा क्या होता है, तो एंटीरियर चैम्बर में आपका ब्लड आ जाएगा, क्यों, इंट्राओकुलर प्रेशर के बढ़ने के कारण। तो इसको हम मेनली ग्रेड 4 में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ठीक है, 0 में क्या होता है, एकदम थोड़ा सा माइक्रो हाइफेमा होगा, मतलब थोड़ा सा ब्लड कलेक्ट होगा हमारे एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, ग्रेड 1 में क्या होगा, ब्लड फिल करेगा 1/3 ऑफ एंटीरियर चैम्बर, कितना, 1/3 ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ग्रेड 2 में कितना फिल करेगा, 1/3 से ज़्यादा, 1/3 से ज़्यादा और हाफ तक। ग्रेड 3 में हाफ से लेकर ऑलमोस्ट फुल तक। ठीक है, हाफ से लेकर ऑलमोस्ट फुल तक। अब ग्रेड 4 में क्या होगा, टोटल हाइफेमा होगा। टोटल हाइफेमा कहने का क्या मतलब है, पूरा हमारा जो एंटीरियर चैम्बर है वो फुल और रेड कलर का दिखेगा, या बॉल ब्लैक हाइफेमा कहने का क्या मतलब है कि पूरा जो एंटीरियर चैम्बर है वो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, अब चलिए बॉल ब्लैक हाइफेमा को हम अलग से पढ़ लेते हैं, क्या है, ब्लैक बॉल हाइफेमा। इसमें क्या होता है, ये मेनली इंडिकेट करता है कंप्रोमाइज इन सर्कुलेशन, मतलब कि पहले तो पता है कि ब्लड भर रहा है लेकिन वो ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब कि उसका जो सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, जो हायर चांसेस होते हैं ग्लाकोमा को डेवलप्ड करने का। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो हम पहले तो एंटीरियर चैम्बर का इरिगेशन करते हैं और उसका सर्जरी करते हैं। सर्जरी का इंडिकेशन क्या होता है, जब इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या करते हैं हम, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर मतलब जो ये एक्वस ह्यूमर है उसको ग्रेटर देन 50 mm 5 दिन तक निकालते हैं। ठीक है,
कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, तो रीब्लीडिंग दोबारा हो सकता है। और क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन टाइम पीरियड 2 से 5 दिन ऑफ इनिशियल हाइपेमा। इसमें दूसरा क्या हो सकता है, तो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है। अब एक और इसमें मैकेनिकल ट्रॉमा में पढ़ना है, उसका नाम है एंगल रिसेशन ग्लोकोमा। अब ये क्या है एंगल रिसेशन ग्लोकोमा? इसका अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो मान लीजिए मैकेनिकल ट्रॉमा हुआ किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, शार्प नहीं ब्लंट ऑब्जेक्ट से, तो इससे क्या होगा, हमारा एंटीरियर फेस ऑफ सीरियली बॉडी क्या होगा, रैप्चर करेगा, जिससे क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर फाइबर ऑफ सीरियली बॉडी में, जो मेनली हम देखते हैं गोनियोस्कोप से। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ सीरियली बॉडी बैंड। क्या, वाइडनिंग ऑफ सीरियली बॉडी बैंड। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर फाइबर जो होता है ना सीरियली बॉडी का, उसका सेपरेशन हो जाता है, जिसके कारण एंगल में रिसेशन हो जाएगा। इसी को कहते हैं एंगल रिसेशन ग्लोकोमा। एंगल रिसेशन ग्लाइकोमा एक सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा है जो मेनली एसोसिएटेड होता है ऑकुलर ट्रॉमा से। रिसेशन ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंगल मेनली देखा जाता है स्लिट लैंप में, और देखा किसके द्वारा जाता है, द गोनियोस्कोप के द्वारा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एंगल रिसेशन क्या होता है। तब जब टियर हो जाता है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर बॉडी में, तो हम उसको कहते हैं एंगल रिसेशन, क्योंकि ये क्या होता है, एंगल बनाता है। ठीक है। जब ये टर्म समझ ही रहे हैं तो दो टर्म आपको और देखने को मिलेगा, ये दोनों टर्म को समझ लेते हैं। ठीक है। साइक्लोडायलिसिस क्या होता है, इसका मतलब है कि जो सीरियली बॉडी है उसका डिटैचमेंट हो जाना, और उसको कहाँ चले जाना, तो स्क्लेरा के स्पूर पे चले जाना। इरिडोडायलिसिस मतलब क्या होता है, आइरिस का सेपरेशन हो जाना आइरिस रूट का, और उसका अटैचमेंट हो जाएगा एंटीरियर सीरियली बॉडी में। एक टर्म आएगा इरिडोस्काइसिस। इसका मतलब क्या होता है कि जो आइरिस का लेयर है ना, स्ट्रोमा, उसका स्प्लिट हो जाना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टर्म क्या आया है, एंगल रिसेशन ग्लोकोमा। ये मेनली रिसेशन के कारण होता है, पल्स के कारण नहीं होता है। ठीक है। और होता क्यों है, ड्यू टू फोर्स कॉजिंग डैमेज टू ट्रेविकुलर मेशवर्क। ये जो फोर्स लगता है ना ब्लंट ऑब्जेक्ट से, उसके कारण जो हमारा ट्रेविकुलर मेशवर्क है, ट्रेविकुलर मेशवर्क आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लक्रीमर ग्लैंड में जाके देख सकते हैं। ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ट्रेविकुलर आउटफ्लो में, जिसके कारण इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो देखिए अगर 180 डिग्री से जो एंगल का रिसेशन टियरिंग हुआ है वो कम होगा तो ग्लोकोमा के चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया तो 4 से 9% ग्लोकोमा के चांस है, लेकिन जो टियरिंग ग्रेटर देन 240 डिग्री हो गया तब हायर रिस्क होता है क्रोनिक ग्लोकोमा का। ठीक है। अब अगला टर्म है जिसका नाम है वॉइसस रिंग। अब ये वॉइसस रिंग क्या होता है, तो इसको हम कह सकते हैं इम्प्रिंट ऑफ द पिपुल ऑन द एंटीरियर लेंस कैप्सूल। पुपिल क्या दिखेगा, एंटीरियर लेंस के कैप्सूल पे दिखेगा। देखिए ये पिक्चर दिख रहा है ना, या कह सकते हैं ये एक सर्कुलर रिंग है जिसमें मेनली ब्राउन पिगमेंट देखने को मिलता है एंटीरियर कैप्सूल पे। ये होता क्यों है, ये मेनली होता है स्ट्राइकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पुपिल मार्जिन अगेंस्ट द लेंस। मतलब जो पुपिल का मार्जिन है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगेंस्ट द लेंस, जिसके कारण ये होता है। ठीक है। इसमें जो डायमीटर है ना स्लाइटली स्मॉल हो जाता है देन पुपिल का, क्योंकि पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ड्यूरिंग ट्रॉमा। ठीक है। एक और आपको टर्म पढ़ने को मिलेगा जिसको नाम है कॉन्क्लूजन कैटरैक्ट। ये क्यों होता है, देखिए इसमें पिक्चर कैसा हो गया है, इसको रोजिटी कैटरैक्ट भी कहते हैं। इसमें मेनली आपको देखने को मिलेगा
कि इसमें जो एक्वस है ना, वो डायरेक्ट मैकेनिकल इफेक्ट के इंजरी के कारण जो लेंस है उसके फाइबर में इंजरी हो गया है, जिसके कारण ये कैटरेक्ट हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इरिडोडायलाइसिस। इरिडोडायलाइसिस होता क्या है, तो इसमें सप्रेशन होता है आइरिस रूट का, किससे, तो एंटीरियर सीरियली बॉडी से। तो डायलाइसिस कहने का मतलब यहाँ ये डायलिसिस नहीं आएगा जो किडनी में करते हैं। यहाँ डायलिसिस का मतलब होता है सेपरेशन फ्रॉम द रूट। इसमें जो हमारा पुपिल है ना वो डी शेप का हो जाता है। अभी बताया था डी शेप का, कहीं पे तो पिक्चर बताया था डी, यहाँ देखें, यहाँ पे पुपिल हमारा डी शेप का हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म होता है ये मेनली, ये सब टर्म हमें किस में पढ़ना है, ये सब टर्म मेनली हमें मैकेनिकल इंजरी में पढ़ना है, जिसके कारण ये होता है स्पिंक्टेरारिस टीयर। अब ये क्या होता है, स्पेलिंग लिख देती हूँ, स्पिंक्टेरारिक टीयर। अब ये मेनली ट्रॉमेटिक मैड्रियासिस में होया हुआ है, किसी को क्या होया हुआ है, मैड्रियासिस होया हुआ है, उसमें ट्रॉमा हो गया तो ये होगा। इसमें ग्लेयर भी प्रेजेंट होता है। ग्लेयर कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि बल्ब है उसके चारों तरफ इस तरह दिखता है। ठीक है, ग्लेयर ये इरिवर्सिबल होता है, अगर ये हो गया तो दोबारा सही नहीं होता है, लेकिन हम इसे ग्लासेस वियर करके समहाउ सही कर सकते हैं। अगला जो हमें टर्म पढ़ना है इसमें वो है सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मोलाइटिस। इसमें मेनली क्या होता है, टर्म का नाम लिख देती हूँ, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस। देखिए, जब भी सिंपैथेटिक का टर्म आएगा ना, तो जिस आई में इंजरी है उसमें ही नहीं, दोनों आई में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी के कारण इसका नाम होता है सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन। इसमें मेनली सीरियली बॉडी इंजरी होता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस होता है। सिंपैथेटिक कहाँ प्रेजेंट होता है, सीरियली बॉडी में। ठीक है, इसका डेंजरस एरिया ऑफ आई कौन सा है, तो सीरियली बॉडी। इसमें मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सा नोड्यूल्स, तो डेलेन रोक्टिस नोडुल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है क्या, ये लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है कोरॉइड के अंदर। कोरॉइडल रैप्चर भी क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, इसमें रैप्चर मेनली कौन कौन से पार्ट में होता है, तो पिगमेंटेड एपिथेलियम, कोरॉइड, ब्रूच मेम्ब्रेन आपको याद होगा कॉर्निया का मेम्ब्रेन है। और इसमें मेनली रप्चर कैसा दिखेगा, तो इसमें रप्चर जो दिखेगा वो क्रिसेंट या लोइस वाइट रप्चर दिखेगा ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन पे। ठीक है, अब है सब लक्सेटेड लेंस। सब मैकेनिकल इंजरी के कारण क्या होगा, सब लक्सेटेड लेंस। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा लेंस है ना उसका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, या तो वो एंटीरियर टू एसी होगा, मतलब कि एक्वस चैम्बर होगा, या पोस्टीरियर इनटू विट्रस होगा, या तो वो आगे की ओर आ जाएगा या पीछे की ओर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और अभी एक बताए, ये वाला कंक्लूजन कैटरेक्ट होता है, जिसको हम रोजेटी कैटरेक्ट भी कहते हैं। पित्तल लाइक प्रेजेंट होता है कहाँ पर, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेंस में। ठीक है, जैसे कि हम सब कंजक्टिवल हेमरेज स्टार्टिंग में देखे थे, वैसे ही इसमें विट्रस हेमरेज भी देखने को मिलता है। तो विट्रस ये हेमरेज में क्या होगा, तो इसमें सडन पेनलेस लॉस हो जाएगा विजन का। मोस्ट कॉमन ये यंग पीपल में होता है ट्रॉमा के कारण। और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात किया जाए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण ये विट्रस हेमरेज देखने को मिलता है। हॉलमार्क किसका है, तो विट्रस वेज लिख देती हूँ। हॉलमार्क अगर विट्रस हेमरेज का बोले तब वो होता है विट्रस वेस एवोल्यूशन का। ठीक है, इसको बैकेट हैंडल टीयर भी कहा जाता है।
अब अटैचमेंट ऑफ विट्रस मेनली होता किससे है, तो आप अगर देखिएगा तो जैसे कि ये हमारा कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, उसके बाद यहाँ पे आइरिस है, सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी आइरिस, यहाँ पर मान लीजिए हमारा लेंस है, यहाँ पे रेटिना होता है, ये होता है, ये हमारा बात है विट्रस ह्यूमर। तो किससे किससे होगा, ये रेटिना से होगा, यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क से होगा के मार्जिन से, जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं उससे होगा, और विट्रस बेस इसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट होता है, ठीक है। और मैकुला से भी होगा, मैकुला रेटिना में ही पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। रेटिनल डायलिसिस आपको अभी बताया था, रेटिनल डायलिसिस इसमें क्या होता है, साइक्लोडायलिसिस बताया, इरिडोडायलिसिस बताया, अब एक होता है रेटिनल डायलिसिस। डायलिसिस मतलब यहाँ पे अटैचमेंट फ्रॉम द डिटैचमेंट फ्रॉम द रूट होता है, ठीक है। तो रेटिनल डायलिसिस ये सिंगल मोस्ट कॉमन होता है रेटिनल फाइंडिंग इन द ऑकुलर ट्रॉमा का, ठीक है। मोस्ट कॉमन शायद कौन सा होगा, तो रेटिना का जो इन्फेरो टेम्पोरल पार्ट है वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू सुपरल नेसल रेटिना, इसके कारण रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। अब एक आपको टर्म देखने को मिलेगा इसमें, वर्लिन ईदीमा। वर्लिन ईदीमा में क्या होता है, मेनली क्रीमी वाइटिश पैच दिखेगा अराउंड मैकुला ड्यू टू इंट्रासेलुलर इदीमा, और इसमें क्या होगा, चेरी रेड स्पॉट भी दिखेंगे, ठीक है। ये मेनली पोस्ट ट्रॉमेटिक मैकुला इदीमा है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कमोतियो रेटिना भी होता है, और इसको ट्रीट करते हैं सिस्टमेटिक स्टेरॉयड के द्वारा। यहाँ तक समझ गए। और इसमें कौन सा होता है, ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी देखने को मिलता है। कौन सा, ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो किस पार्ट में डैमेज होता है, तो डैमेज होता है मेनली जो मोस्ट कॉमन है वो होता है इंट्रा कैनाली कुली में। देखिए अगर मेनली अगर ऑप्टिक न्यूरोपैथी की बात करें तो जो हमारा ऑप्टिक नर्व है उसका पार्ट कौन कौन सा होता है, इंट्रा ऑकुलर, इंट्रा ऑर्बिटल, इंट्रा कैनालिकुली और इंट्रा क्रैनियल। तो कैनालिकुली है ना, ये मोस्ट कॉमन इंजरी होता है, और ये मेनली बाइक एक्सीडेंट में देखने को मिलेगा। इसमें इंजरी लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 ऑफ आईबॉल होता है, इसको इनडायरेक्ट ट्रॉमा भी कहते हैं। अब लास्ट जो देखने को मिलेगा वो है ऑप्टिक नर्व अवुल्सन, अभी ऊपर पढ़ रहे थे ऑप्टिक नर्व अवुल्सन। अवुल्सन मतलब क्या होता है, हल्का जो स्क्रैच लग जाता है ना उसको कहते हैं। इसमें मेनली ऑप्टिक नर्व सेपरेट हो जाएगा स्क्लेरा से और पीछे की ओर चला जाएगा दूरा में, ठीक है। इसके कारण हमारा जो विजन ऑफ लॉस होता है वो तुरंत हो जाता है। तो हमने मैकेनिकल इंजरी में कौन कौन से पढ़े, हमने मैकेनिकल इंजरी में पहले तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज पढ़ा, फिर ब्लोअआउट फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट पढ़ा, फिर स्क्लेरा रैप्चर पढ़ा, कॉर्निया परफोरेशन पढ़ा, हाइफेमिया पढ़ा, एंगर रिसेशन, ग्लाकोमा पढ़ा, कि विसियस रिंग पढ़ा, स्पिंक्टर टियर पढ़ा, इरिडो डायलिसिस, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मोलाइटिस, कोराइडल रप्चर, सबलुक्जेटेड लेंस, उसके बाद कंक्लूजन कैटरैक्ट, विट्रस हेमरेज, रेटिनल डायलिसिस, बर्लिन इदीमा जिसमें मेनली आपको चेरी रेड स्पॉट दिखता है इंट्रासेलुलर इदीमा के साथ साथ, फिर ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऑप्टिक नर्व अवुल्सन, इतना मेनली आपको देखने को मिला। अब आते हैं हम केमिकल इंजरी में। क्या में, केमिकल इंजरी में अगर मेनली पूछा जाए ट्रू ऑकुलर इमरजेंसी क्या होता है, तो अगर कोई आपके मुंह पे एसिड फेंक दे तो वो क्या हो जाएगा, अब इमरजेंसी आ जाएगा ना, तो वही केमिकल इंजरी मेन होता है। और दूसरा जो होता है
वो होता है CRAO। अब इस CRAO क्या होता है? सेंट्रल रेटिनल आर्टेरियल ऑक्लूजन। ये दोनों मेन इमरजेंसी होता है ऑप्थेल्मोलॉजी का। तो हमको तो पहले केमिकल इंजरी पढ़ना है। CRAO पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आप जाकर दे सकते हैं। ठीक है। केमिकल इंजरी में भी मेनली हमें दो चीज़ देखने को मिलेगा। पहला एसिड से होता है, दूसरा एल्केली से होता है। एसिड से होता है, पहले उसको पढ़ते हैं। एसिड 1 होता है, वो लेस डिस्ट्रक्टिव होता है देन अल्कली। एसिड जो होता है ना, वो कोगुलेट कर जाता है, मतलब जम जाता है और प्रिसिपिटेट प्रोटीन हो जाता है ऑन कांटेक्ट। मतलब कि जब एसिड प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है तो वो कोगुलेट हो जाता है और प्रिसिपिटेट बन जाता है, जिसके कारण हमारा आई को कम डैमेज करता है एज कंपेरिजन टू अल्कली। ठीक है। ये बैरियर बनाता है, क्रिएटिंग बैरियर प्रिवेंटिंग डीपर पेनिट्रेशन। इसके कारण क्या होता है? बैरियर बनता है और जिसके कारण एसिड अंदर वाले पाथ में नहीं जा सकता। लेकिन ये एसिड में भी एक्सेप्शन है। कौन कौन सा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सब डेंजरस होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्योंकि फ्लोराइड क्या है ना, फ्लोराइड आयन ये पेनिट्रेट हो जाता है अंदर तक, जिसके कारण सीवियर इंजरी हो सकता है। डैमेज एसिड का pH कितना होना चाहिए जिससे कि हमारा आई डैमेज होगा? लेस देन 4 होना चाहिए। इसके कारण क्या हो जाएगा? जो हमारा आई है वो ग्राउंड ग्लास की तरह अपीयर हो जाएगा। अदर एसिड जो डैमेज कर सकता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अब अल्कली वर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है अल्कली क्या होता है? लिपोफिलिक होता है। तो ये मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके सेपोनिफिकेशन के थ्रू मेम्ब्रेन में चला जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है? जो कॉर्निया का मैट्रिक्स है ना, उसको डीनेचर कर देता है। मतलब कि उसके हाइड्रोक्सी आयन को ये क्या कर देता है? हटा देता है, जिसके कारण कॉर्निया का जो ये कोलाजन मैट्रिक्स है वो डीनेचर हो जाता है। और इससे क्या होता है? टिश्यू जो है वो चला जाता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में, और ये नेक्रोसिस, ठीक है, जिसके कारण ये मेनली और बढ़ जाता है जब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इसमें आता है। कैसे? तो कैस्केड डैमेज होने लगता है। ठीक है। अल्कली क्या है? मेनली एंटीरियर चैम्बर में विदिन 15 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, जिसके कारण ज़्यादा डैमेज होता है। अल्कली में क्या है, क्या आता है? अमोनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो मेनली सीमेंट या लाइम में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब अगर दुआ का क्लासिफिकेशन देखें तो इसका क्लासिफिकेशन 7 तरह से होता है। ठीक है, तो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले प्रोग्नोसिस वेरी गुड होगा। चलिए आते हैं, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात हो तो उसमें करते हैं इरीगेशन विथ वाटर से सफाई करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? ताकि अल्कली का क्या हो जाए? डाइल्यूशन हो जाए। मिनिमम 30 मिनट के लिए इरिगेशन किया जाता है। कितना मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए किया जाता है। इसमें मेनली मॉर्गन लेंस यूज करते हैं इरिगेशन में। जब ये हो जाए तो pH ऑफ कंजक्टिवल सरफेस कितना तक पहुंच जाता है? 7 से 7.2 तक। तब तक हमें ये करते रहना चाहिए जब तक कि कंजक्टिवा का सरफेस pH 7 से 7.2 ना हो जाए। ठीक है। सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है आई को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है। इसमें मेनली हमारा जितना भी केमिकल है वो सब बाहर निकल जाता है बाय डबल इवल्सन टेक्निक से।
अब ये तो हो गया मैनेजमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट इसके ग्रेड पे बेसिस होता है। अभी मैं आपको इसका ग्रेड बता रही हूँ। ग्रेड मेनली दुआ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे है। मेनली इसका जो ट्रीटमेंट है ना, ये इसके दुआ का जो ग्रेडिंग होता है उस पर डिपेंड करता है। ग्रेड मेनली 6 पार्ट में होता है। प्रोग्नोसिस वेरी गुड, 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 गुड टू गादेड, गुड टू पुअर और वेरी गुड में डिवाइडेड होता है। इसने मेनली क्लो कवर देखा है लिम्बर इन्वॉल्वमेंट का, कंजक्टाइवल इन्वॉल्वमेंट का और एनालॉग स्केल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिकल एंटीबायोटिक जो फ्लोरोक्विनोन है वो ग्रेड 1 से लेके 3 तक में हम दे सकते हैं इरिथ्रोमाइसिन, और ग्रेड 4 में दे सकते हैं मॉक्सीफ्लोक्साजिन या गैटिफ्लोक्सासिन। मतलब कि इन तीनों में हम दे सकते हैं इरिथ्रोमाइसिन और इसमें देंगे मॉक्सीफ्लोक्सासिन या गैटिफ्लोक्सासिन। ठीक है, मतलब कि जो बर्न है, केमिकल बर्न, अगर वो इन्वॉल्व हो जाएगा ग्रेटर देन 3 to 6 तक तो हम देंगे इरिथ्रोमाइसिन, और उससे ज़्यादा हो गया 6 से 9 तक पहुंच गया तो हम मॉक्सीफ्लोक्सासिन या गैटिफ्लोक्सासिन देंगे। ठीक है, इसमें मेनली साइक्लोप्लेजिक भी दिया जाता है। साइक्लोप्लेजिक में कौन सा? एट्रोपिन या होमोएट्रोपिन। टॉपिकल स्टेरॉइड भी देते हैं जिसमें प्रिडनिसोलोन एसीटेट होता है। ये फर्स्ट 10 डेज के लिए इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद ये 14वां दिन से टैपर्ड होने लगता है ताकि वो कॉर्निया की मेल्टिंग को मिनिमाइज कर सके। हम मेनली क्या देते हैं, स्पेलिंग लिख देती हूँ, 2 ऑक्सीसाइक्लिन देते हैं जो इनहेबिट करता है मैट्रिक्स मेटैलो प्रोटीनेज को। एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स देते हैं। टॉपिकल 70% या ओरल हाई डोज विटामिन सी देते हैं। टीयर सप्लीमेंट देते हैं। ठीक है, मेनली इसमें अभी बताया ना कि एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशंस होता है। ये एक्यूट राइज होता है या लॉन्ग टर्म राइज होता है। एक्यूट राइज जब कोलाजन श्रिंकेज करेगा ना या कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके कारण होगा, या यूवियर या ईपीएस क्लेरर फ्लो के बढ़ जाने के कारण होगा। लॉन्ग टर्म ड्यू टू ट्यूबरकुलाइटिस के कारण होगा, या पेरिफेरल एंटीरियर सिंकैटी के कारण होगा, या स्टेरॉयड इंड्यूस के कारण होगा। इसके साथ हमारा ट्रॉमा पार्ट समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम डिसऑर्डर ऑफ कंजक्टिवा कंजक्टिवाइटिस लेके आएंगे। धन्यवाद।